तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर खाना खाते वक्त हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि खाना पच कैसे रहा है। लेकिन असल लॉजिस्टिकल चमत्कार तो तब होता है जब शरीर उस टूटे हुए खाने के कणों को लेता है और जिंदा रहने के लिए उन्हें पूरी कुशलता से एब्जॉर्ब करता है, यानी सोखता है। ये एक ऐसी नॉन स्टॉप हाईटेक बायोलॉजिकल फैक्ट्री का काम है जो हमारे अंदर हर पल चल रही है। देखिए, डाइजेशन यानी खाना पचाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जादू तो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण है। ये वो बेहतरीन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पचे हुए न्यूट्रिएंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से निकलकर सीधे खून और लिम्फ में एंट्री मारते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बुनियादी पोषक तत्वों को सेलुलर बॉर्डर के पार ले जाने का एकदम सटीक समाधान है। अगर ये एब्जॉर्प्शन ना हो तो सबसे पौष्टिक खाना भी शरीर के किसी काम का नहीं है। आज इस हाईटेक बायोलॉजिकल फैक्ट्री के टूर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन आखिर होता कहाँ है, इसके लिए शरीर की क्या खास बनावट है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं, अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स के रास्ते क्या हैं और हाँ, जब ये सिस्टम फेल होता है तो क्या गड़बड़ियां होती हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। फैक्ट्री फ्लोर पर वो कौन सी प्राथमिक जगह है जहां ये पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चल रहा होता है। हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट काम को बहुत ही शानदार तरीके से बांटता है। जो छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सारा हेवी लिफ्टिंग करती है, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को यही सोखती है। दूसरी तरफ बड़ी आंत एक क्लीनअप क्रू की तरह काम करती है। इसका मुख्य काम बस बचे खुचे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को समेटना होता है। बिल्कुल क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। अगर छोटी आंत को थोड़ा और करीब से देखा जाए तो पता चलेगा कि इसमें अलग अलग हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, जैसे डुओडेनम आयरन और कैल्शियम को हैंडल करता है। फिर आता है जेजुनम, जो सच कहूं तो न्यूट्रिएंट्स का सबसे बड़ा वर्कलोड उठाता है। और आखिर में इलियम, जो बाइल सॉल्ट्स और विटामिन B12 को संभालता है। एकदम किसी असेंबली लाइन की तरह, जहां हर हिस्से का अपना एक खास काम है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। वे कौन सी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जाती हैं। आंत की दीवार कोई आम सपाट पाइप नहीं होती। ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड मशीनरी है जिससे सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कई गुना बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें विली, माइक्रोविली, खून की जबरदस्त सप्लाई और फैट को सोखने वाले लैक्टेल्स शामिल हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो उंगलों जैसी आकृतियां होती हैं ना, विली और माइक्रोविली, ये एक बहुत ही घने ब्रश की तरह काम करती हैं। एक माइक्रोस्कोपिक ब्रश बोर्डर। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट वहां से बिना सोखे फिसल नहीं सकता। ये सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देते हैं कि एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी लिटरली कई गुना हो जाती है। तो अब इस फैक्ट्री की मैकेनिक्स के थोड़ा और अंदर चलते हैं। आखिर वो फिजिक्स क्या है जिसके जरिए ये मॉलिक्यूल्स उस बायोलॉजिकल बॉर्डर को पार करते हैं। शरीर न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए 4 अलग-अलग कन्वेयर बेल्ट्स का इस्तेमाल करता है। कुछ पैसिव होते हैं जो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अपने आप काम करते हैं। एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है जो कैरियर प्रोटीन्स की मदद लेता है। लेकिन सबसे खास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ शरीर असल में अपनी सेल्यूलर करेंसी यानी ATP खर्च करता है ताकि मॉलिक्यूल्स को जबरदस्ती ऊपर की ओर यानी अपहिल पुश किया जा सके। है ना कमाल। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर। हर कार्गो एक ही तरीके से शिप नहीं होता। हर न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग रास्ते और शिपिंग के तरीके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की मंजिल तो काफ़ी सीधी होती है। डाइजेशन के दौरान ये टूटकर सिंपल मोनोसैकेराइड्स या एमिनो एसिड्स बन जाते हैं और फिर सीधे ब्लड स्ट्रीम यानी खून में भेज दिए जाते हैं। एकदम स्ट्रेट और सिंपल रास्ता। लेकिन वहीं अगर फैट यानी वसा की बात करें तो इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सीधे खून में नहीं जा सकता। पहले ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, फिर मिसेल्स नाम के छोटे पैकेट्स बनाता है। उसके बाद ये काइलोमाइक्रॉन में बदलता है और तब जाकर खून के बजाय लिम्फेटिक सिस्टम के लैक्टियल्स में एंट्री लेता है। पूरा एक मल्टी स्टेप केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। इस बीच हमारे विटामिन्स और मिनरल्स के भी अपने नियम हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे A, D, E और K, उन्हें एब्जॉर्ब होने के लिए फैट के साथ ही सवारी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल विटामिन सीधे खून में चले जाते हैं। मिनरल्स ज्यादातर छोटी आंत में ही एब्जॉर्ब होते हैं और पानी ऑस्मोसिस के सिंपल रास्ते से अपना सफर तय करता है। अब तक ये समझ आ गया होगा कि ये सिस्टम कितना नाजुक और इंट्रिकेट है। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है,
अगर इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के फ्लोर पर कुछ टूट-फूट हो जाए या कोई गड़बड़ी आ जाए, तब शरीर कैसे रिएक्ट करता है? यही हमारा आखिरी हिस्सा है। आइए देखते हैं कि जब यह माइक्रोस्कोपिक मशीनरी फेल होती है तो इसका इंसानी बीमारियों से क्या कनेक्शन होता है। देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोसेस की एफिशिएंसी को बिगाड़ सकती हैं। अगर सरफेस एरिया को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे, ब्लड सप्लाई में गड़बड़ी हो या फिर खाना आंत से जिस स्पीड से गुजर रहा है उसमें बदलाव आ जाए, तो शरीर जरूरी न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यहां तक कि पीएच लेवल और एंजाइम एक्टिविटी का ऊपर नीचे होना भी इस पूरी फैक्ट्री का काम धीमा कर देता है। और जब ये फैक्ट्री ठीक से काम नहीं करती तो हमें क्लिनिकल बीमारियां होती हैं, जैसे सीलिएक डिजीज में उस जरूरी ब्रश बॉर्डर को फिजिकल डैमेज हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में तो एक पूरा का पूरा प्रोसेसिंग एंजाइम ही गायब होता है। डायरिया के केस में एब्जॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिल पाता, और मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में तो शरीर न्यूट्रिएंट्स उठा ही नहीं पाता। अगर इस पूरी कहानी का सार निकालें तो सच यही है कि ये पूरा माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशन सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि खाने से मिलने वाला फ्यूल असल में उन कोशिकाओं तक पहुंच सके जो मानव शरीर को काम करने, बढ़ने और खुद की मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये सर्वाइवल के लिए एकदम क्रूशियल है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर प्रकृति से न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए इतना लाजवाब और हाईली इवॉल्व्ड है, तो आजकल के अत्यधिक आर्टिफिशियल और प्री प्रोसेस्ड खाने इस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री को कैसे धोखा दे रहे होंगे? जो सिस्टम प्राकृतिक खाने के लिए बना था, वो आज के मॉडर्न फूड को कैसे झेल रहा है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी डाइट के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।